हेलो दोस्तों, तो आज का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये बिहार दरोगा का ग्रुप डिस्कशन होने जा रहा है, क्यूज हो रहा है। इस वीडियो के अंत तक आप लाइव जुड़े रहें कि ताकि आपको भी कुछ इससे सीखने को मिले और इसका जवाब आंसर भी कमेंट करें, कमेंट में आंसर जरूर दें। और तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु सर का पुस्तक है जो क्वेश्चन बैंक है, इसी का हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। एक कहता है क्वेश्चन नंबर 70 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा, नौजवान नामे से पता चल रहा है कि कोई होगा जवानी व्यक्ति होगा। किसने किया था? नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया? भगत सिंह। किसने किया? नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया? भगत सिंह। किसने किया? भगत सिंह। किसने किया? नौजवान भारत सभा का स्थापना भगत सिंह ने किया था। कब किया था? 1926 ईस्वी में। कब किया था? 1926 ईस्वी में। इनके साथ और व्यक्ति भी थे, शामिल थे। शामिल कौन कौन थे? किसी को है पता? शामिल, लेकिन जब नौजवान भारत सभा का स्थापना कर रहे थे तो इसके स्थापना के समय भगत सिंह और शामिल थे, जैसे छब्बीर सिंह। तो 6 से 26 लेकिन 1926 है तो 26 में छब्बीर सिंह। याद रखिएगा, 26 में छब्बीर सिंह था। तो एक था भगत सिंह था, छब्बीर सिंह था और एगो याद था यशपाल। कौन था? यशपाल था। कौन था? यशपाल। आदि नवयुवकों ने पंजाब में किया था। इसका स्थापना कहाँ किया था जी? पंजाब में। पूछेगा क्वेश्चन कि नौजवान भारत सभा का स्थापना कहाँ किया गया? पंजाब में। कहाँ किया गया? नौजवान भारत सभा का स्थापना कहाँ किया गया? पंजाब में किया गया। कब किया गया? 1926 में। नौजवान भारत सभा में कितने आदमी मिलकर किया स्थापना थे? तीन। कौन? भगत सिंह। 26 में तो छब्बीर सिंह। 26 ये याद दिला जाए। 26 में छब्बीर सिंह। याद था कौन? यशपाल। और इसका उद्देश्य क्या था? लेकिन नौजवान भारत सभा का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जागृत कर मजदूरों और किसानों के राज्य की स्थापना करना, यानी कि जनता को जागृत करके मजदूरों और किसानों को जागृत करके राज्य की स्थापना करना था। नौजवान भारत की स्थापना करने का मकसद भी था जितना भी मजदूर है और किसान है, मजदूर और किसान है, सभी को जागरूक करके एक राज्य की स्थापना करना इसका मकसद था। समझ आया? और युवा नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया। यानी कि 1926 ईस्वी में एक चीज की और स्थापना हुआ था, HSRA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? HSRA का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका इसी में मिला दिया। कब? 1928 में। किसको मिला दिया? तो नौजवान भारत सभा को। नौजवान भारत सभा को किस में मिला दिया? HSRA का स्थापना कब हुआ था? 1926 में। 1924 में हुआ था। नहीं, हाँ 1926 में। देखो कहानी यहाँ से HSRA लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 में। 1924 में, लेकिन इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट और रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA का स्थापना कब हुआ था? 1924 में। इसी का नाम बदल के 1926 में बदल दिया। क्या रख दिया? HSRA। और उसी समय स्थापना किया गया था क्या चीज का? नौजवान भारत सभा का स्थापना किया गया था 1926 में। तो इस नौजवान भारत सभा को वर्ष 1928 ईस्वी में किसमें शामिल कर दिया? HSRA। इसमें HSRA में नौजवान भारत सभा को क्या कर दिया? शामिल कर दिया गया।
सब यानी मिला दिया, समझ गया। और है कि बीडी सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 में क्रांति का नेतृत्व किया था बीडी सावरकर। समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता एवं विचारक थे। के डॉक्टर बीडी सावरकर, बीडी सावरकर और विचारक थे। ये नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल थे। लेकिन बीडी सावरकर किसकी हत्या में शामिल थे जी? नासिक के राजा जैक्सन, नासिक के राजा कलेक्टर, नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या हुई, उसी में कौन शामिल था? बीडी सावरकर था। बीडी सावरकर था, इसी की हत्या में शामिल। इसी वजह से इसको 50 वर्षों का क्या पड़ा गया? सजा हो गया, जेल हो गया, समझ गया। राजद्रोही में दोषी पा गए। लेकिन जैक्सन के हत्या में शामिल था के बीडी सावरकर। जैक्सन के हत्या के शामिल में होने के कारण बीडी सावरकर को 50 वर्ष का क्या दिया गया? सजा दिया गया। क्या दिया गया जी? सजा। एक व्यक्ति था जतिन दास, जो कि जेल में भूख हड़ताल करके अपना जीवन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पूछेगा कि भारतीय स्वतंत्रता के जतिन दास जो व्यक्ति थे वो भारतीय स्वतंत्रता व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो भारतीय स्वतंत्रता के एक सिपाही, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए। याद रखें, क्वेश्चन बराबर पूछता है कि कौन सा वह स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि अपने जीवन का समर्पण जेल में कर दिए, भूख हड़ताल करके? तो कौन थे? जतिन दास। कौन थे? जतिन दास। ये आंसर याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। जतिन दास जेल में, यही याद रखिएगा कि जेला में मर गया। जेल में कौन मारा गया? जतिन दास। जेल में जतिन दास। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अश्विनी कुमार दत्त भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त थे। एक अध्यापक के रूप में उन्हें अपना व्यवसायिक जीवन प्रारंभ किया था। के अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त क्या था जी? एक राजनीतिक था। क्या था? सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त भी थे, समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किस चीज के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा पर्यटन का सतत विकास। पर्यटन का सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 में पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। कौन विकास के लिए? पर्यटन सतत विकास के लिए। पर्यटन सतत विकास के लिए, पर्यटन सतत विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया था। के संयुक्त राष्ट्र घोषित किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो किताब उल हिंद एक पुस्तक है। किताब उल हिंद एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है जी? अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी। तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है जी? अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी खगोल विज्ञान थे। अल-बरूनी कौन सी? खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्मशास्त्र विज्ञान, बहुत चीज था। के अल-बरूनी। कौन? अल-बरूनी। कौन थे जी? अल-बरूनी। समझ में आया? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। अरबी से अंग्रेजी में यानी कि अल-बरूनी जो किताब उल हिंद पुस्तक जो है तो वो कौची में लिखा हुआ था? अरबी भाषा में। कौन भाषा में? पुस्तक जो अरबी भाषा में लिखा था, तो ये अरबी से अंग्रेजी भाषा में, अरबी से अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया था एडवर्ड सी सचाऊ ने इसको अंग्रेजी भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। कौन पुस्तक को? किताब उल हिंद पुस्तक को। किताब उल हिंद पुस्तक के लिखा था पहले? अल-बरूनी। कौन भाषा में लिखा था?
अरबी भाषा, कौन भाषा में? अरबी भाषा। असे अल-बरूनी असे अरबी, तो असे अल-बरूनी असे अरबी किताबुल हिंद पुस्तक। तो ये पुस्तक का अरबी भाषा अल-बरूनी लिखा। आप कहता है कि इसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, तो किसने किया? तो एचआर सी सचाऊ, एडवर्ड सी सचाऊ इसने किया जी अंग्रेजी में। एडवर्ड सी सचाऊ अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एडवर्ड सी सचाऊ, एडवर्ड सी सचाऊ किसने किया? एडवर्ड सी सचाऊ किसने किया जी? एडवर्ड सी सचाऊ। समझ में आया? अल-बरूनी पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एडवर्ड सी सचाऊ किसने किया? अब जो ये पुस्तक अंग्रेजी में अनुवाद किया एडवर्ड सी सचाऊ, तो जब पहले था ये किताब का नाम किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, जबकि ये अरबी भाषा थे। और जब ये अंग्रेजी भाषा में कर दिया एडवर्ड सी सचाऊ ने अनुवाद, तो इस पुस्तक का नाम क्या रखा गया? इस पुस्तक का नाम रखा गया अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। समझ गया? अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। फिर से जब अंग्रेजी में अनुवाद किया तो इस पुस्तक का नाम क्या पड़ गया? अल-बरूनी इंडिया, अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। देखिए पुस्तक का नाम क्या पड़ गया अंग्रेजी भाषा में? कि अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में नाम रखा गया। अनुवाद किसने किया जी? एडवर्ड सी सचाऊ, एडवर्ड सी सचाऊ ने इस पुस्तक में, किस पुस्तक में? अल-बरूनी पुस्तक जो है, किताबुल हिंद पुस्तक जो है, तो इस पुस्तक में जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण का विश्लेषण किया गया। समझ गया? यानी कि पुस्तक का जो किताबुल हिंद, इस पुस्तक में गीता, भगवत गीता, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत गीता, ये तीनों का कुछ भाग उसमें पढ़ने को दिया गया, विश्लेषण दिया गया। तो याद रखना पूछेगा किस पुस्तक में वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत गीता का वर्णन किया गया है? तो किताबुल हिंद पुस्तक। किसमें? किताबुल हिंद पुस्तक। किस पुस्तक में? किताबुल हिंद। किस पुस्तक में वायु पुराण, भागवत गीता और विष्णु पुराण का वर्णन किया गया है? किताबुल हिंद, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरूनी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? एडवर्ड सी सचाऊ, एडवर्ड सी सचाऊ। जब अंग्रेजी अनुवाद हुआ किसका नाम क्या पड़ा? अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन इसका क्या पड़ गया? नाम पड़ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो अबुल फजल यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है, ऑप्शन दूसरा अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अबुल फजल जो था अकबर के 9 रत्न में से एक रत्न। अकबर के कितने 9 रत्न थे? 9 था जी। अकबर के कितने 9 रत्न? 9। कौन कौन था? किसी को याद है? पहला था अबुल फजल के बड़का भाई कौन था जी? खैजी था। उसका मोहनदास जिसको बीरबल बोलते हैं, बीरबल था। मुल्ला दो प्याजा था, तानसेन था, और कौन था? टोडरमल था जो बुराजस था, और कौन था? हाँ, अब्दुल रहीम खान था, और कौन था? दुबार बच रहा, लेकिन 9 रत्न था। कितने अकबर के दरबार में कितने 9 रत्न थे? 9 रत्न। तो उसी में से एक 9 रत्न कौन था? अबुल फजल का बड़ा भाई का नाम क्या था? खैजी। क्या था? खैजी।
तो अबुल फजल जो था अकबर के दरबार में एक नवरत्न था, तो अबुल फजल एक पुस्तक लिखा, अकबरनामा पुस्तक। पूछेगा एग्जाम में अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा है? अबुल फजल। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा? अबुल फजल। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा? अबुल फजल। और अकबरनामा पुस्तक जो है 3 खंडों में लिखा गया था। कितने खंड में? 3 खंड में। इनमें अकबर के समय का आधिकारिक इतिहास का वर्णन किया गया। इसमें कौन सी वर्णन किया गया? अकबर के ऐतिहासिक इतिहास, अकबर के समय का आधिकारिक इतिहास का वर्णन किया गया। अकबरनामा पुस्तक कितने खंड में लिखा गया? 3 खंड में। कितने खंड में? 3 खंड में लिखा गया है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट दारा सिको। दारा सिको ऑप्शन में, ऑप्शन सी के दारा सिको। दारा सिको पहले किसका पुत्र था जी? शाहजहां। शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां के टोटल 4 पुत्र था, जिसमें से एक पुत्र था दारा सिको। दारा सिको। दारा सिको एक बहुत बड़ा विद्वान था, समझ गया? तो और शाहजहां के बड़ा पुत्र कौन था? दारे सिको। एक बहुत बड़ा विद्वान था, पढ़े लिखे था। या मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद वे सिंहासन को उत्तराधिकारी बने, समझ गया? लेकिन मुगल परंपरा के अनुसार, मुगल वंश की परंपरा के अनुसार ये अपने पिता के बाद क्या बना? सिंहासन का अधिकारी, उत्तराधिकारी बना। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब अपने आप को क्या घोषित किया? बादशाह। औरंगजेब ये सबसे खतरनाक शासक था औरंगजेब। इसी को क्या बोला जाता है जी? जिंदा पीर। पूछेगा जिंदा पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? औरंगजेब। ये जाता है हिंदू को देखना नहीं चाहता था औरंगजेब। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? औरंगजेब। मूर्ति तोड़ता था कौन सबसे ज्यादा? हिंदू जहाँ जहाँ मूर्ति देखा, हिंदू मूर्ति देखता था जहाँ जहाँ मूर्तियों के तोड़ देता था। आई जाता औरंगजेब जो था मुस्लिम सेना नहीं रखता था, ये हिंदू सेना रखता था, समझ गए? हिंदू सेना रखता था। औरंगजेब बहुत ही खतरनाक शासक था। तो औरंगजेब ने अपने आप को क्या कर लिया? बादशाह घोषित कर लिया। क्या कर लिया? बादशाह घोषित कर लिया। और सिंहासन की लड़ाई में दारा सिको को हराकर जेल भेज दिया। दारा सिको लेकिन फिर गद्दी के लिए लड़ाई हुआ। जब इसका पिता मर गया तो चार दिशा में चार बेटा था शाहजहां के, तो चारों दिशा में एक बेटा क्या कर रहा था? राज कर रहा था। बाप जब मरा तो गद्दी पर सोचा कि अब राज सिंहासन किसको मिला, तो अपने आप को क्या कर लिया? औरंगजेब बादशाह घोषित कर लिया। बादशाह घोषित कर लिया। कई किया दारा सिको के साथ युद्ध किया। युद्ध करके उसको हरा के इसको क्या कर दिया? जेल भेज दिया। किसको? दारा सिको। दारा सिको बहुत विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति थे। इसकी पहली पुस्तक सफीनात उल औलिया। सफीनात उल औलिया। सफीनात उल औलिया। सफीनात उल औलिया किसकी? दारा सिको की। औरंगजेब की। कंफर्म है? दारा सिको हटा दिया। देखो तो सफीनात उल औलिया किसका पुस्तक है? सफीनात उल औलिया किसका पुस्तक है? सफीनात उल औलिया किसका पुस्तक है? औलिया किसका पुस्तक है? औरंगजेब की होगा। औरंगजेब की होगा। दारा सिको। चलिए सफीनात उल औलिया जो पुस्तक किसने लिखा है? दारा सिको का एक पुस्तक था जिसका नाम क्या था? सफीनात उल औलिया। सफीनात उल औलिया। सफीनात उल औलिया। दारा सिको का पुस्तक कौन सा था जी? सफीनात उल औलिया। 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 और इसकी अन्य रचना क्या था जी? सीर ए अकबर। सीर ए अकबर था जो कि महान राष्ट्र था, जो उपनिषदों के 50 अध्याय का अनुवाद था।
कितने अध्याय का अनुपात है 50। इसका अध्याय का सी ए अकबर पुस्तक किसकी थी दारा जिसमें कि 50 उपनिषदों का अनुवाद हुआ। समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मिलान करने वाला क्या है मिलान करने वाला है मिलान करने निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन जो है सुमेलित करने के लिए बोल रहा है क्या चीज के बारे में ये समझ क्वेश्चन समझो। यानी जो हम पढ़ते थे ब्रह्मचार तो कितने वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचार्य ग्रहण करता था और गृह त्याग करता था कई वर्ष की अवस्था में, और वन कई वर्ष की अवस्था में जाता था, और सन्यासी कितने वर्ष की अवस्था में बन जाता था। तो यही सब का मिला मिले तो बता ब्रह्मचार्य कितने वर्ष में बनता था 25 वर्ष में जन्म जैसे जन्म से 25 वर्ष की उम्र में क्या बनता है ब्रह्मचार्य जन्म से 25 वर्ष। सही है ना जी। और दूसरा है गृहस्थ तो गृह त्याग करना है तो 25 के बाद जब हम ब्रह्मचार्य बन जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे गृह त्याग करेंगे। तो जन्म से 25 वर्ष तक तो हम ब्रह्मचार्य थे ब्रह्मचार्य थे। अब 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में हम क्या गृह त्याग करें। अच्छा बताओ जब गृह त्याग हम कर देंगे तो कहाँ जाएंगे वन में जाएंगे वनवास जाएंगे। तो जब 50 से 75 वर्ष में क्या किए वनवास में रहे तो वनवास तो गए लेकिन वनवास में किए क्या जाके सन्यासी बन गए। तो 75 से लेकर 100 वर्ष तक क्या रहे सन्यासी। तो इसका ऑप्शन जो होगा 1 2 3 4 ये सब सुमेलित है। तो देखो ऑप्शन एक के ए बी के 2 3 और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कौन हो जाएगा समझे। ब्रह्मचार्य जन्म से 25 वर्ष की उम्र में बन सकता है। गृहस्थ जो होगा 25 से 50 वर्ष में ऑटोमेटिक सोचो पहले ब्राह्मण बन ब्रह्मचार्य बने उसके बाद ब्रह्मचार्य बन के गृह त्याग किया फिर गृह त्याग कर कहां गए वन में जाके किए क्या सन्यासी बन गए। 75 से लेकर 100 वर्ष के बीच में सन्यासी बन गए। क्या बन गए सन्यासी बन गए। समझ में आया जी। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन पढ़ते हैं क्या। ऑप्शन 1 क्वेश्चन फिर से निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए संपीड़ित वायु को एस्पिरिन को बैटरी को संधारित्र को। तो बताओ ऊर्जा संग्रहण के लिए हमारा इस्तेमाल करना है क्या संपीड़ित वायु को ऊर्जा में काम आएगा नहीं आएगा। एस्पिरिन को आ सकता है नहीं आ सकता है। बैटरी का आ सकता है बैटरी ऊर्जा संग्रहण के इस्तेमाल में बैटरी और संधारित्र। एक मिनट निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए जिससे कि ऊर्जा मिले आवश्यक ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या सब वायु से मिलता है ऊर्जा वायु से मिलता है ऊर्जा बिना ऊर्जा मिले ऐसे रहते हैं। एस्पिरिन से भी मिलता है एस्पिरिन से ऊर्जा संग्रहण मतलब ऊर्जा संग्रहण इसका आंसर ऑप्शन क्या लगेगा सभी होगा। क्या होगा संपीड़ित वायु भी होगा एस्पिरिन भी होगा बैटरी भी होगा संधारित्र भी होगा। इसका ऑप्शन सभी के सभी। अब पढ़ते हैं तो समझते हैं क्या कहता है कि तो कहता है कि ऊर्जा संग्रहण के लिए आवश्यक क्या क्या है संपीड़ित वायु एस्पिरिन बैटरी एवं संधारित्र जो है इस सब का इस्तेमाल ऊर्जा संग्रहण के रूप में किया जाता है। अब संपीड़ित वायु
अब पढ़ते हैं ऑप्शन ए, क्या है संपीड़ित वायु, तो समझ में हमको आएगा। तो संपीड़ित वायु में दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है, समझ गए। दबाव के रूप में संपीड़ित वायु में दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में होता है। बताइए ये उपयोगी है कि नहीं? जब बिजली में उपयोग किया जा रहा है तो ये उपयोगी है जी। अब जैसे एयर हैमर, ड्रिल, बाश, इस सब में बैटरी नहीं किया जाए, संपीड़ित नहीं लिखा, सही में बैटरी घड़ियाल बैटरी का लिखा रहता है, संपीड़ित करके कुछ लिखा रहता है। अब नेक्स्ट जो है दूसरा ऑप्शन स्प्रिंग। स्प्रिंग का देखो बैटरी का इस सब में ट्यूबिया रिमोट का नहीं लगा बैटरी स्प्रिंग का, तो ऊर्जा काम करो है कि नहीं है। तो स्प्रिंग एक ऐसा उपकरण है, लच नहीं करता है, लचीलेदार या लचीला बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य लोड की प्रक्रिया के तहत विक्षेपण करना है। लोड को हटाने पर यह अपने मूल आकार के को पुनः प्राप्त कर लेता है, समझ में आया। स्प्रिंग जो है वो लच करेगा, स्प्रिंग क्या करेगा, लचीलेदार होगा। अगर मान लीजिए कि टीवी का रिमोट देखें, उसमें जब हम बैटरी लगाते हैं तो दाबते हैं तो दबा जाता है, तब उसमें बैटरी बैठता है। अब वही जब बैटरी को निकाल लेते हैं तो पुनः वो स्प्रिंग अपने अवस्था में आ जाता है। यानी कि लोड डालने पर वो क्या हो जाता है, दबा जाता है। और लोड को जब निकालने पर क्या, हटाने पर क्या होगा जी, पुनः अपना अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए करते हैं। किसने बैटरी का जो लगाए किसके लिए किए, ऊर्जा भंडारण के लिए करते। टीवी वाला रिमोट काम नहीं देखता है, स्प्रिंग लगा रहता है। तो उसका अटकों को झेलने में किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए तथा अटकों को झेलने में किया जाता है, यानी कि अटका में झेलने में किया जाता है। तो इसका भी उपयोग हो गया। अब है तीसरा बैटरी ऊर्जा। बैटरी ऊर्जा तो समझ में करते हैं, यह ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊर्जा भंडारण के सामान्यतः उदाहरण रिचार्जेबल बैटरी है, यानी कि चार्जेबल बैटरी है, जिसका प्रयोग हम मोबाइल फोन में करते हैं। समझ, बैटरी ऊर्जा मोबाइल फोन में करते हैं जो चार्ज करते हैं। अब है चौथा जो संधारित्र। तो संधारित्र तो 12th में ही पढ़े, मैट्रिक में पढ़े। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा संचित रहती है। यह एक यंत्र है जिसमें संरक्षित रखी जाती है और जरूरतें पड़ने पर इसका उपयोग करते हैं। जैसे बैटरी की जो है संधारित्र है, इन्वर्टर, जनरेटर हो गया, इसमें सब में क्या है, संरक्षित एकदम से इकट्ठा करके रखते हैं। जखने हमारा जरूरत पड़ता है जखने हम दे देते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं। जैसे अभी लाइट मेरा कट जाएगा तो वही ऊर्जा जो इकट्ठा के लिए रहेगा वही ना हम सबको देगा, लाइट प्रमोशन करेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ब्लू चिप। तो ब्लू चिप एक कंपनी है, क्या है, कंपनी। ब्लू चिप क्या है, कंपनी। और वो कंपनी जो है वो क्या चीज का कंपनी है, कैसी कंपनी है। तो ये कंपनी जो है ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। यह कंपनियां जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है, इनके शेयर में ज्यादा गिरावट नहीं होती है। यानी कि ब्लू चिप कंपनी जो है एकदम मार्केट में एकदम धुआंधार दम चलता है, समझ गया, जैसे चलाएगा उससे चलेगा, इसमें कभी भी गिरावट नहीं होगा। वही हमारा है ब्लू चिप कंपनी। प्रायः यह कंपनियां पुरानी और लार्ज मार्केट कैप वाली होती है और अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनी के रूप में जानी जाती है। लार्ज मार्केट कंपनी की कैप की कंपनियां भारत में कम से कम 20,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। क्योंकि 20,000 करोड़ मार्केट कैप रखती है, मार्केट कैप रखती है लार्ज मार्केट कैप कंपनी। याद रखिए 20,000 करोड़, 20,000 करोड़
पूंजी के मुकाबले कर्ज काफी कम रहता है। पूंजी के मुकाबले पूंजी के मुकाबले काफी किसका कम रहता है जी? ब्लू चिप कंपनी का। किसका? ब्लू चिप कंपनी का। ब्लू चिप शेयरों की बहुत अधिक मांग करती है। शेयरों का बहुत अधिक मांग करती है। कौन सा कंपनी शेयरों को अधिक मांग करती है? ब्लू चिप कंपनी। कौन सा कंपनी शेयरों को अधिक मांग करती है? ब्लू चिप कंपनी। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व में रैयत बारी, राजस्व में रैयत बारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है हेनरी मुनरो, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो ऑप्शन ए में, हाँ अलेक्जेंडर रीड है ऑप्शन में। देखो अलेक्जेंडर रीड देखो फंसा दिया है। सब लड़का याद रखता रहता है, हेक्टर थॉमस मुनरो याद रखता है, लेकिन थॉमस मुनरो ऑप्शन ए में दिया है। बता तो सब व्यक्ति का नाम दिया अलेक्जेंडर रीड का। अलेक्जेंडर रीड याद रखिएगा। भारत में रैयत बारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था जी? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड दोनों ने। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। रैयत बारी प्रथा की शुरुआत किसने किया? थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। 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 ये दोनों ने भारत में रैयत बारी प्रथा का क्या किया? स्थापना की गई। और बढ़ते हैं कि 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड यानी कि कहे तो कौन रीड? अलेक्जेंडर रीड ने रैयत बारी व्यवस्था लागू किया था। तो याद रखना कि कर्नल रीड यानी अलेक्जेंडर रीड कब रैयत बारी व्यवस्था लागू किया था? 1792 ईस्वी। कब किया था? कब किया था? रैयत बारी व्यवस्था लागू कब किया? 1792। कहाँ किया था? भारत में, मद्रास में। कहाँ किया था जी? मद्रास में। भारत में रैयत बारी का लागू किसने किया था जी? तो कर्नल रीड। कर्नल रीड कब किया था? 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में कब किया था जी? 1792 ईस्वी में। कहाँ किया था? मद्रास में। कहाँ किया था? मद्रास में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस समय 1820 से लेकर 27 ईस्वी, 1820 और 27 ईस्वी के में जब मुनरो यानी मुनरो कहे तो कौन मुनरो? थॉमस मुनरो। कौन मुनरो? थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बना। 1820 से 27 ईस्वी में थॉमस मुनरो कहाँ का गवर्नर बना जी? मद्रास का बना। तब उसने रैयत बारी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि सबसे पहले भारत में रैयत बारी प्रथा शुरुआत किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड। 1792 ईस्वी में कर दिया था जी। लेकिन 1820 से 27 ईस्वी में भारत में मद्रासे में पूर्ण रूप से रैयत बारी का व्यवस्था लागू किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो। याद रखिए। तो पूछेगा भारत में, अगर पूछेगा भारत में रैयत बारी व्यवस्था किसने लागू किया, तो दोनों में से जो आपको मिलेगा वही मान लीजिएगा ऑप्शन। दोनों में से कौन एक रहेगा। अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दे कि भारत में सबसे पहले किसने, तो अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड। अगर यही क्वेश्चन 1792 ईस्वी में तो अलेक्जेंडर रीड। अगर यही क्वेश्चन 1820 से 27 ईस्वी के बीच में किसने किया, तो थॉमस मुनरो ने किया था। और इस व्यवस्था में अक्सर रैयत बारी व्यवस्था था क्या? रैयत बारी व्यवस्था तो कर रहे हैं। रैयत बारी व्यवस्था था क्या? तो यह व्यवस्था क्या था कि प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्त तय की गई थी। तो ठीक है, शर्त तय की गई थी कि प्रत्येक जमीन धारक यानी कि जो जमीन पर खेती करता है, खेती गृहस्थी करता है, उसको भूस्वामी मानकर के पृथ्वी भूमि का देवता मानकर
उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गई थी। समझ गए? लगान देने की शर्तें तय की गई थी। अभी जो लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी। कैसी थी? अस्थायी और परिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी मस्त है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1825 ईस्वी में लागू किया गया। कब किया गया था? 1825। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1825। 1825 कब लागू किया गया? 1825। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई? 1825। 1825। यही व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया 1825 में, यही व्यवस्था 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। यानी दक्कन और अन्य क्षेत्रों में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया 1858 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार जो था, सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित रहता था, सीधा बात विचार होता था। यही एक लाभ मिलता था। महालबाड़ी, देखो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है 68वां बीपीएससी में कि पूछा है कि महालबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले किसने किया था जी? हार्ट मैकेंजी। याद रखिएगा। कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था? महालबाड़ी व्यवस्था का सबसे महालबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? तो हार्ट मैकेंजी। ये क्वेश्चन पूछा है कब? बीपीएससी में पूछा है, सभी बीपीएससी में। तो याद रखना कि महालबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले 1819 ईस्वी में हार्ट मैकेंजी ने किया। किसने किया? हार्ट मैकेंजी। कब किया? 1819 ईस्वी में। कब किया? महालबाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्ताव किसने किया जी? हार्ट मैकेंजी। हार्ट मैकेंजी 1819 ईस्वी में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ प्रीवियस है, याद रखिएगा। और इस व्यवस्था में, महालबाड़ी व्यवस्था में लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह को इकाई माना जाता है। गांव के समूह को क्या माना जाता था? इकाई माना जाता था। क्या माना जाता था जी? इकाई माना जाता था। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जाता था। तो बताओ कि उत्तर भारत, क्वेश्चन पूछेगा अगर एग्जाम में, कि उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक किन्हें कहा जाता है? मार्टिन बर्ड। उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक किन्हें कहा गया? उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक किन्हें कहा गया? मार्टिन बर्ड। उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक किन्हें कहा गया? मार्टिन बर्ड। उत्तर भारत ये सब में किनको कहा गया? मार्टिन बर्ड को। क्या? उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक, भू व्यवस्था का जनक किन्हें कहा गया? मार्टिन बर्ड। महालबाड़ी व्यवस्था 1819 ईस्वी में किसने प्रस्ताव रखा? हार्ट मैकेंजी। किसने रखा? हार्ट मैकेंजी। अब है कि मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में क्या कहा जाता था? भू व्यवस्था का जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भू व्यवस्था का जनक। अब महालबाड़ी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया। देखिए महालबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था जी? तो याद रखना, आगरा में किया गया था, अवध में किया गया था और मध्य प्रांत तथा पंजाब में किया गया था। पंजाब के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में, किस व्यवस्था में? महालबाड़ी व्यवस्था में। महालबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर लागू किया था। लेकिन ब्रिटिश जो अंग्रेज था, महालबाड़ी व्यवस्था में क्या किया था कि भारत की जो भूमि है, कौन सी भूमि? भारत की जो भूमि है, उस भूमि का 30% महालबाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। यानी कि महालबाड़ी व्यवस्था में क्या होता? गांव या गांव की समूह की छोटी इकाई है। गांव की छोटे इकाई माना गया था। यही लागू किया था के
क्या लागू किया था जी? मार्टिन बर्ड। जो कहा जाता था उत्तर भारत के भू राजस्व भू व्यवस्था का जनक कहा जाता था। समझ में आया? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे पढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरुआत किया था जी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? 1793 ईस्वी में। कब किया था? 1793 ईस्वी में किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचार पर आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया था। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? इस समय किसके विचार पर लागू किया गया था? तो याद रखना उस व्यक्ति का नाम जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट। जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचार पर क्या लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त। अब 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई। तो पूछेगा क्वेश्चन कि वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई। कब की गई थी जी? 1790 में। लेकिन 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसी व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया। तो इसीलिए इसको क्या नाम पड़ गया? अस्थायी बंदोबस्त। क्या नाम पड़ा? अस्थायी बंदोबस्त। ऐसी अस्थायी बंदोबस्त को क्या नाम से जाना जाता है जी? इसको बहुत नाम से जानते हैं। अस्थायी बंदोबस्त को कौन कौन सा नाम से जानते हैं? तो इस्तमरारी बंदोबस्त पूछेगा। इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था या मालगू जारी व्यवस्था। समझना? पहला कि इस्तमरारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था और मालगुजारी व्यवस्था। इस सब को कौन सा व्यवस्था कहा गया जी? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कहा गया। समझ गया? अब इसमें जमींदार लगान का 11वां भाग अपने पास रखे तथा शेष का 89% भाग कंपनी कोष में जमा करना चाहता था। बता, 11वां भाग अपने पास रखता था, 89% भाग कहाँ रखे जाता था? कंपनी में। कहाँ? कंपनी में। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार व उड़ीसा, असम, यूपी, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। समझ गया? भू राजस्व व्यवस्था कहाँ का? बंगाल, बिहार में फैल गया था। उड़ीसा, असम, यूपी, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79। कौन सा जी? क्वेश्चन 79। तो क्वेश्चन 79 कहता है क्या? देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं? कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? याद करते हैं कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। तो ये जो सेल जो है ये कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? डी में है सेल। तो ये सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। सेल आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आग्नेय चट्टान है कौन कौन? तो आग्नेय चट्टान जैसे हो गया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान। अस्कोरिया कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान। पेरिडोटाइट कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। लेकिन सेल जो है ये कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। कैसी है? अवसादी। चट्टानों के निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभक्त हुआ। लेकिन चट्टान कितने भाग में विभक्त हुआ? 3 भाग में। पहला आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं रूपांतरित चट्टान। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो पूछेगा क्वेश्चन कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है जी? तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा के जमने से होता है। मतलब जो ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है, फूटता है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है
ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा के जम जाता है, वो लावा क्या करता है, जम जाता है, उसी से उत्पन्न होता है क्या, अग्नि चट्टान। क्या आता है जी, जैसे अग्नि चट्टान का उदाहरण क्या है जी, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्राइगो, पिस्ट स्टोन और प्यूबिस, ये सब किसका उदाहरण है, अग्नि चट्टान का। अग्नि चट्टान के कौन सी अग्नि चट्टान के, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्राइगो, पिच स्टोन और प्यूबिस। प्यूबिस सब किसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है। अब सादी चट्टान क्या है, अब सादी चट्टान किसको कहते हैं, चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से अपसादित शैल का निर्माण होता है। समझ में आया, चट्टान चूर्ण के यानी कि चूरा जो जाता है चट्टान एकत्रित हो जाता है, एकत्रित होकर नीचे जम जाता है, नीचे क्या आता है जी, जम जाता है, और जमा होते जाने से कौन चीज को धारण कर लेता है, अपसादित चट्टान की। कौन चीज है, इसकी रचना परतों के रूप में होता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। परतों के रूप में रचना होती है, इसलिए कौन सा चट्टान, परतदार चट्टान किसको कहते हैं जी, अपसादित चट्टान। किसको, अपसादित चट्टान। अधिकतर नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सा चट्टान, अपसादित चट्टान। तो पूछेगा ना, पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती है, अपसादित चट्टान। किस चट्टान से, पेट्रोलियम किस चट्टान से, अपसादित चट्टान। पेट्रोलियम किस चट्टान से, पेट्रोल किस चट्टान से प्राप्त होता है, अपसादित चट्टान। अब कहता है संपूर्ण भूमि के लगभग 75% जो है अपसादित शैलों का विस्तार है। लेकिन भूमि पर भारत में 75% अपसादित चट्टान फैला हुआ है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान 5% होता है। क्रस्ट का निर्माण में अपसादित चट्टान का कितना परसेंट, 5% योगदान रहता है। अपसादित चट्टान का उदाहरण कौन सी, बलुका पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट। यानी कि पत्थर उतरला किसमें, अपसादित चट्टान, किसमें, अपसादित चट्टान। अब नेक्स्ट जो है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान कहते हैं किसको जी, तो कायांतरित चट्टान उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प व जल की रासायनिक क्रिया से अग्नि और अपसादित चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप बनी चट्टान को क्या कहते हैं जी, कायांतरित चट्टान कहते हैं। समझा, लेकिन उच्च तापमान, दबाव, इस सब से प्रभाव, ऊंचे ताप की जल वाष्प की रासायनिक क्रिया से अग्नि चट्टान और अपसादित चट्टान के रूप मूल से परिवर्तन हो जाता है। और वही परिवर्तन जो होता है, उस परिवर्तन के बाद जो प्राप्त होता है उसे कौन चट्टान, कायांतरित चट्टान कहते हैं। कौन चट्टान, इस चट्टान में कठोरता एवं दृढ़ता भी सर्वाधिक होती है। काहे कि परिवर्तन होता है, परिवर्तन नहीं हो जाता है। तो क्या कठोर चट्टान कौन है, कायांतरित चट्टान। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, लेकिन जीवाश्म इसमें नहीं होता। इसमें कायांतरित चट्टान, जो कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं होता है, कायांतरित चट्टान में। कौन सा, कायांतरित चट्टान का उदाहरण जैसे हीरा, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट, ये सब किसका उदाहरण जी, कायांतरित चट्टान का। किसका, कायांतरित चट्टान का। अब जो क्वेश्चन हम सबसे पूछेगा एग्जाम में वो करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा कि अग्नि चट्टानों के रूपांतर से बनी शैल, यानी कि कौन सा इस अग्नि चट्टान को कायांतरित में रूपांतरण करेंगे तो उसको वह क्या चीज में बदल जाएगा। समझा, यानी कि जैसे अग्नि चट्टान के कोई एक उदाहरण है और उस उदाहरण को पकड़ के उसको कायांतरित चट्टान में बदल दिए, तो उस जो बदल दिए तो उसको क्या बोला जाता है, क्या प्राप्त होता है हमको उससे। जब बदल दिए कायांतरित चट्टान में तो हमको क्या प्राप्त हुआ,
तो यही एग्जाम में पूछता है। जैसे ग्रेनाइट किसका उदाहरण था? अग्नि चट्टान का। ग्रेनाइट अग्नि चट्टान का उदाहरण था। तो इस ग्रेनाइट को अगर हम देख के आंतरिक रूप में रूपांतरित कर तो उसको क्या बोलेंगे? नीस। क्या प्राप्त होगा? नीस प्राप्त होगा। अगर ग्रेनाइट को क्रांतिक रूपांतर करेंगे तो क्या होगा जी? नीस। ग्रेनाइट को क्रांतिक में नीस, ग्रेनाइट को नीस। अगर बेसाल्ट को तो एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट शिफ्ट, एम्फीबोलाइट शिफ्ट, एम्फीबोलाइट शिफ्ट, एम्फीबोलाइट शिफ्ट, एम्फीबोलाइट शिफ्ट, एम्फीबोलाइट शिफ्ट या शिफ्ट या शिफ्ट। लेकिन बेसाल्ट चट्टान को, बेसाल्ट किसका उदाहरण था जी? हैं? बेसाल्ट था अग्नेय चट्टान का उदाहरण। किसका था? अग्नेय चट्टान का। अगर अभी अग्नेय चट्टान को रूपांतरित करना है क्रांतिक ऊर्जा में, तो अगर हम बेसाल्ट को क्रांतिक रूप में रूपांतरित करें तो इसको क्या बोलेंगे? हैं? तो इसको बोलेंगे एम्फीबोलाइट या शिस्ट। एम्फीबोलाइट या शिस्ट, एम्फीबोलाइट या शिस्ट। अब अपसादित चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैली, यानी कि आप अपसादित चट्टान को होगा उसको क्रांतिक रूप में बदलेंगे तो उसको क्या, उससे क्या हमको मिलेगा? तो अगर हम कले एवं शैल, कले एवं शैल को, कले एवं शैल किसका उदाहरण है? अपसादित चट्टान। किसका है? कले एवं शैल को अगर हम क्रांतिक में रूपांतर कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? सलेट। क्या प्राप्त होगा? सलेट। उसको क्या बोलेंगे जी? सलेट। यही चूना पत्थर को, अगर चूना पत्थर को हम देंगे रूपांतरित कर क्रांतिक ऊर्जा में तो संगमरमर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, संगमरमर। चूना पत्थर का क्रांतिक क्या है जी? संगमरमर। बलुआ पत्थर का क्रांतिक रूप क्या है जी? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। अब ये बिटुमिनस कोयला, इसको अगर बदल देंगे तो ग्रेफाइट में बदल जाएगा। उसी में ग्रेफाइट देखें जो एक पेंसिल में होता है, पेंसिल में जो होता है ग्रेफाइट रहता है। तो बिटुमिनस कोयला को अगर हम क्रांतिक ऊर्जा में बदल, क्रांतिक रूप में बदल दें, क्या प्राप्त होगा? ग्रेफाइट। क्या होगा जी? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप का, विश्व कप 2017 किस देश ने जीता जी? हैं? आईसीसी, हाँ, किस देश ने जीता? तो ये जो जीता था, किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। क्या जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। किसको हरा के? इंडिया को हरा के। किसको हरा कर? याद रखिएगा 2017 का महिला क्रिकेट आईसीसी वर्ल्ड विश्व कप यानी वर्ल्ड कप किस देश को हराकर किसने जीता था? भारत को हराकर इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड ने जीता था। अब तो ब्रह्मा आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ है जी? न्यूजीलैंड। कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड। अगर अभी जो 2022 में जीता था, क्या जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2017 में जीता था के इंग्लैंड, उसको हरा के भारत। लेकिन 2022 में हुआ आईसीसी वर्ल्ड कप का महिला वाला, महिला आईसीसी वर्ल्ड कप, तो क्या जीता था? भारत। क्या जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता था। किसने जीता थे? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के जीता? इंग्लैंड को हरा कर जीता। इतना याद रखना, समझ गया? कि ब्रह्मा आईसीसी महिला विश्व कप 2022, ब्रह्मा आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में किसने किसको हराकर जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपने कब्जे में कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता ब्रह्मा आईसीसी महिला विश्व कप। समझ में आया? अब जो है निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो बताओ। कागज का जल, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन समझता है? रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? रासायनिक जो कि दोबारा नए परिवर्तन नहीं होता। दोबारा नहीं परिवर्तन। रासायनिक में खाना बनाना रासायनिक, हैं? भौतिक में दोबारा परिवर्तन होते हैं। ठीक है। तो आप लोग बताइए मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना
रासायनिक परिवर्तन है, समझ, एक ही चीज है दोनों, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक। कैसे भौतिक परिवर्तन? क्योंकि इसको जो पिघल रहा है मोमबत्तियां, सही मोमबत्ती है, इसको पिघला दिए, जलाते थे, पिघल पिघल के नीचे जमा था, तो उस मटेरियल को लेकर वही मोमबत्तियां को लोग फिर से बना सकते हैं कि नहीं? मोमबत्ती बना सकते हैं, उसमें बढ़िया से मशीन में काट के उसको अंदर अति घुसा के तो फिर से वो उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन मोमबत्ती का जलना अगर वो जल गया तो उड़ गया, तो जब जलिए गया तो फिर पुनः तुम ला सकते हो उसमें? नहीं ला सकता। तो इसलिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया जो अपनी अवस्था में वापस नहीं आए, अब प्रयोग होने पर अपनी अवस्था में वापस नहीं आए। अब भौतिक परिवर्तन वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो पुनः अपने व्यवस्था में लौट आए। जैसे चाशनी आ जाएगा कि नहीं? चीनी आ जाएगी कि नहीं? चीनी को हम देंगे चाशनी बना, चाशनी से हम चीनी बना लेंगे, समझा? तो इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। 80 नंबर। तो कागज का जलना कैसे परिवर्तन है जी? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया? हाँ? और तो जैसे कि आप बताए लोहे में जंग लगना, कौन सा प्रक्रिया है जी? लोहे में जंग लगना, उसे पुनः अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ये कौन सा रासायनिक प्रक्रिया? दूध से दही बनना, यह रासायनिक। उसको दूध से अगर दही बनाते तो दही से दूध बना दीजिए, नहीं बना पाएगा, तो रासायनिक प्रक्रिया। मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, कुछ भी जल गया तो रासायनिक अभिक्रिया। आटा से रोटी बनाना रासायनिक है क्या? रोटी से आटा तुम बना सकता है? नहीं बन सकता। तो आटा से रोटी बनाना रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन भौतिक परिवर्तन में देखो की होगा, इसका उदाहरण जल का जमकर बर्फ बनना। कौन सा परिवर्तन? अगर कोई जल है उसको फ्रिज में रख दिए तो बर्फ बन जाएगा, वही जब फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो जल बन जाएगा, पुनः बना अवस्था में आ जाएगा। ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है? अब नमक का जल में विलयन, लेकिन नमक को हम जब जल में घुला देंगे तो क्या फिर पुनः प्राप्त होगा? नमक होगा। इसलिए कौन सा परिवर्तन? भौतिक। कैसे चीनी मिला दें तो चीनी प्राप्त हो गया, उसी प्रकार नमक भी होगा। समझ गया? बादलों का बनना, बादल को बनना, देखा कभी बनता फिर पुनः भाग जाता है, फिर आ जाता है, फिर बन। तो कौन सा घटना है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन। तो इस सब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को भी बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और आंसर फटाफट आप भी देते रहें और मेरे वीडियो से जुड़े रहें लास्ट तक। तो पढ़ते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा जी? 82 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? रिलायंस जियो इन्फॉर्म ने। रिलायंस जियो इन्फॉर्म, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो बताओ रिलायंस कंपनी किसका है जी? अंबानी का है। अंबानी का है। रिलायंस कंपनी किसका है? जियो किसका है? अंबानी का है। तो यही है। और तो एशिया अफ्रीका यूरोप, AAE, एशिया अफ्रीका यूरोप, समझ आया? समुद्री केबिल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की थी? मुकेश अंबानी ने किया था, जुलाई 2017 में की थी घोषणा। तो इस प्रकार क्या इतना क्वेश्चन समझ में आया? तो इस प्रकार इतना रहने दीजिए, कल के क्लास में मिलते हैं। तब तक आपको हमें आशा है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें
कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें ताकि इसी तरह का क्विज प्रतियोगिता क्विज डिस्कशन का सेट आप लोगों के सामने बीच में आते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।